सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 10, जिसका शीर्षक है विशेषण। बच्चों, अब हम विकारी शब्द के तीसरे भेद विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। विशेषण हर परिस्थिति में संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। चित्रों के नीचे लिखी पंक्तियों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो बच्चों, हमें यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं और उनके नीचे कुछ पंक्तियां दी गई हैं। तो सबसे पहली पंक्ति है, छोटा बच्चा चल रहा है। दूसरा है, सुंदर फूल खिल रहा है। दो पक्षी उड़ रहे हैं। प्यासा कौवा पानी पी रहा है। तोता तीखी मिर्च खा रहा है। मुझे मीठा आम अच्छा लगता है। तो उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द संज्ञा शब्दों से पहले प्रयोग किए गए हैं। ऊपर चित्रों में छोटा शब्द बच्चे की, सुंदर शब्द फूल की, दो शब्द पक्षी की, प्यासा शब्द कौवे की, तीखा शब्द मिर्च की और मीठा शब्द आम की विशेषता बता रहे हैं। ऐसे ही विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। यानी कि वह शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उनको ही हम क्या कहते हैं, उनको ही हम विशेषण कहते हैं। तो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की किसी भी विशेषता का बोध कराने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे विशेष्य के बारे में। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे सुंदर फूल को वह बड़ा लड़का ले गया और काले घोड़े पर चढ़कर भाग गया। तो अब सुंदर फूल, सुंदर क्या हो गई, विशेषण हो गया। फूल क्या हो गया, विशेष्य हो गया, क्योंकि फूल की ही विशेषता बताई जा रही है। ऐसे ही बड़ा लड़का, तो बड़ा क्या हो गया, विशेषता का शब्द हो गया। लड़का क्या हो गया, विशेष्य हो गया, क्योंकि लड़के की विशेषता बताई जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि वाक्य में जिसकी विशेषता बताई जाती है वो हमारा विशेष्य का शब्द होता है, और जो शब्द विशेषता बताता है वो हमारा विशेषण का शब्द होता है। अब अगला है हमारा विशेषण के भेद। विशेषण के निम्नलिखित 4 भेद हैं। कौन कौन से? पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक और चौथा है संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण के बारे में। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग या आकार आदि का बोध कराता है वह गुणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे गिलास में गर्म दूध है। मूर्ख लड़का कुछ नहीं समझता। मीठा आम सभी को अच्छा लगता है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज आयतकार है। तो ये जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज आयताकार है। तो उपयुक्त वाक्य में गरम, मूर्ख, मीठा तथा आयताकार शब्द विशेषण है। इन शब्दों में गुण, रंग, आकार आदि गुणों का पता चलता है, अतः ये शब्द गुणवाचक विशेषण है। तो यानी कि जिन शब्दों से हमें संज्ञा या सर्वनाम के गुणों का पता चलता है, अब चाहे वो आकार के गुण हो, रंग का गुण हो या फिर स्वाद का गुण हो, तो किसी भी प्रकार का कोई गुण हो तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब यहाँ है अन्य गुणवाचक विशेषण इस प्रकार हैं। जैसे रंग में हो गया लाल, पीला, नीला, हरा, सफेद, ये हमारे क्या हो गए, रंग के गुणवाचक विशेषण। अब स्पर्श में हो गया कोमल, खुरदरा। जब हम किसी चीज को स्पर्श करते हैं, छूते हैं, तो वो हमें कैसे लगता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्पर्श का गुणवाचक विशेषण। ऐसे ही अगला है गुण। अच्छा, बुरा, सुंदर, सीधा, सच्चा, ईमानदार, तो ये क्या है, हमारे गुण। अगला है आकार। छोटा, बड़ा, लंबा, चौड़ा, मोटा, पतला, तो ये हमारे हैं आकार के गुणवाचक विशेषण। अगला है हमारा स्थान। ऊंचा, नीचा, बाहरी,
भीतरी, विदेशी, पंजाब, तो ये क्या है हमारे स्थान के गुणवाचक विशेषण। अगला है हमारा समय, भूत, वर्तमान, अगला, पिछला, दोपहर, दैनिक, मासिक, वार्षिक, तो ये हमारे समय के गुणवाचक विशेषण है। अब अगला है स्वाद, मीठा, खट्टा, कड़वा, नमकीन, तो ये हमारे स्वाद के गुणवाचक विशेषण है। अब अगला है हमारा संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता का बोध कराए वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे एक लड़का भाग रहा है, 3 विद्यार्थी प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, अनेक व्यक्ति दौड़ रहे हैं। तो इन वाक्यों में हम देख सकते हैं कि संख्या संबंधी विशेषताओं का हमें पता चल रहा है, तो इसलिए ये क्या कहलाएंगे, हमारे संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगे। तो उपयुक्त वाक्यों में एक, 3, कुछ तथा अनेक शब्द संख्यावाचक विशेषण हैं। तो संख्यावाचक विशेषण के भेद अब हम देखेंगे। संख्यावाचक विशेषण के भेद, इसके निम्नलिखित दो भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या है, जिस विशेषण शब्द से निश्चित संख्या का बोध होता है उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे नेहा ने 2 पुस्तकें खरीदी, मेरे घर में 5 कमरे हैं, 4 गिलास पानी लाओ, 1 पुस्तक मंगवा दो। तो इन वाक्यों में हमें निश्चित रूप से संख्याओं का ज्ञान हो रहा है कि 2 पुस्तकों की बात हो रही है, 5 कमरों की बात हो रही है, 4 गिलासों की बात हो रही है, 1 पुस्तक की बात हो रही है। अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण की निम्नलिखित हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण निम्नलिखित हैं। पहला है गणनावाचक विशेषण, जहां केवल गिनती का ज्ञान हो, जैसे 1, 2, 3, 10, तो ये क्या है, हमारी गिनती है, तो इसे हम क्या कहेंगे, गणनावाचक विशेषण। अगला है हमारा क्रमवाचक विशेषण, जहां केवल कर्म का ज्ञान हो, जैसे प्रथम, द्वितीय, तीसरा, चौथा, 5वां, तो ये क्या है, हमारे क्रमवाचक विशेषण। अब अगला है हमारा समुदायवाचक, जहां केवल सामूहिक संख्या का बोध हो, जैसे प्रत्येक, हर एक, हर दूसरे दिन, एक एक आदि अन्य शब्द। अब अगला है हमारा अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण, जिस विशेषण शब्द से संख्या का तो बोध हो परंतु निश्चित संख्या का बोध ना हो, उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ फल ले आओ, थोड़े बादाम गिलास में डाल दो, सभी लड़के बाहर आओ, कई लड़के इंतजार कर रहे हैं। तो ये कुछ, थोड़े, सभी, कई, इनसे हमें निश्चित संख्याओं का ज्ञान नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये शब्द क्या है, हमारे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अब अगला है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। जिन शब्दों से किसी वस्तु के नाप तोल का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दुकानदार 2 किलो आलू तोल रहा है, मुझे 3 मीटर कपड़ा चाहिए। तो उपयुक्त वाक्यों में 2 किलो, 3 मीटर शब्द नाप तोल और परिमाण का बोध करा रहे हैं, अतः ये परिमाणवाचक विशेषण है। अब अगला है हमारा परिमाणवाचक विशेषण के निम्नलिखित 2 भेद हैं। पहला है निश्चित, दूसरा है अनिश्चित। तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहेंगे, जो विशेषण संज्ञा की निश्चित मात्रा, मापतोल आदि का बोध कराए वह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे 5 किलो आलू, 1 क्विंटल गेहूं, तो ये क्या है, हमारे निश्चित परिमाणवाचक हैं, क्योंकि इनसे निश्चित परिमाण का ज्ञान हो रहा है हमें।
अब अगला है हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। कुछ विशेषण शब्द संज्ञा के परिमाण का बोध तो कराते हैं, परंतु उनसे निश्चित परिमाण का बोध नहीं होता। ऐसे विशेषणों को अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़े फल, बहुत दूध। तो जैसे संख्याओं के लिए था, वैसे ही परिमाण के लिए भी है कि जिनसे निश्चित परिमाणों का ज्ञान नहीं होता, तो वो हमारे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब अगला है हमारा संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। कभी कभी सर्वनाम शब्दों का प्रयोग विशेषणों की तरह किया जाता है। ऐसी स्थिति में ये सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा की ओर संकेत करते हैं। इन्हें सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहा जाता है। यानी कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम संज्ञा से पहले करते हैं तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, वो हमारे संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह वृक्ष बहुत ऊंचा है, इस डिब्बे में 10 किलो तेल है, उस लड़के को मेरे पास भेजो, यह पुस्तक आलोक को दे दो। तो ये शब्द क्या है, ये सर्वनाम के शब्द हैं, लेकिन इनका प्रयोग वाक्य में संज्ञा से पहले हो रहा है, तो इसलिए ये क्या है, हमारे संकेतवाचक विशेषण कहलाएंगे। तो उपयुक्त वाक्यों में यह, इस तथा उस शब्द सर्वनाम है जो शब्द के आगे लगकर विशेषण का कार्य कर रहे हैं, इसलिए इन्हें संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब अगला है हमारा सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। सर्वनाम क्या होते हैं, जो शब्द यह, वह, कोई आदि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं और अकेले आते हैं, वे सर्वनाम कहलाते हैं। और सार्वनामिक क्या होते हैं, जब ये शब्द वह, यह, कोई, कुछ आदि संज्ञा से पहले आते हैं और संज्ञा की ओर संकेत करते हैं, तो ये सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। जैसे वह खेलता है, ये होगा हमारा सर्वनाम। वह फूल मेरा है, ये क्या होगा हमारा विशेषण। कोई गा रहा है, तो ये हमारा सर्वनाम होगा, क्योंकि इसमें संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग हो रहा है। कोई बालक गा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सार्वनामिक यानी कि विशेषण बन जाएगा। अब अगला है हमारा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर। तो संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, जो शब्द संख्या का ज्ञान कराए उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। गिनती कराने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण होते हैं। अब परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, जिन वस्तुओं का नाप तोल किया जा सके उनके वाचक शब्द परिमाणवाचक कहलाते हैं। जैसे कुछ बालक खेल रहे हैं, ये तो हो गया संख्यावाचक। कुछ पानी नीचे गिर गया है, तो जिन वस्तुओं को हम नाप तोल सकते हैं तो उसका जो परिणाम आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब अगला है हमारा प्रविशेषण। कुछ विशेषण शब्द विशेषणों की विशेषता बताते हैं, उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे राम बहुत चतुर है। अब बहुत चतुर तो क्या हो गया, विशेषण हो गया। तो अब चतुर की विशेषता कौन बता रहा है, बहुत शब्द, तो ये हमारा प्रविशेषण हो गया। ऐसे ही सीता का रंग अधिक गोरा है, मोहन काफी मोटा है, यह तोता गहरे हरे रंग का है। तो यहाँ बहुत, अधिक, काफी और गहरे शब्द प्रविशेषण हैं, जो चतुर, गोरा, मोटा और हरे विशेषणों की विशेषता बता रहे हैं। अब अगला है हमारा विशेषणों की तुलना। प्रीति एक अच्छी बालिका है, प्रीति नेहा से अच्छी है, गौरी सबसे अच्छी है। तो हमने यहाँ पे देखा कि 3 वाक्यों में अलग अलग प्रकार से तुलना की गई है। पहले सिर्फ प्रीति की बात की गई है कि प्रीति एक अच्छी बालिका है, लेकिन अब दूसरे वाक्य में प्रीति नेहा से, तो यहाँ पे तुलना की गई है प्रीति की नेहा से, कि प्रीति नेहा से अच्छी है।
और तीसरे में गौरी सबसे अच्छी है, यानी कि गौरी की तुलना सभी से की गई है। तो ऊपर के 3 वाक्यों में गुणों की तुलना की गई है। गुण दोष का आपस में मिलान करने को विशेषण की तुलना कहते हैं। अब विशेषणों की 3 अवस्थाएं होती हैं। विशेषण पहली है मूलावस्था। इसमें विशेषणों का सामान्य प्रयोग होता है, जैसे यहाँ किसी के साथ तुलना नहीं की जाती। जैसे गगन एक वीर बालक है, गौरी एक सुंदर कन्या है। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई तुलना नहीं हो रही है। तो ये हमारा मूलावस्था है। अब अगला है हमारा उत्तरावस्था। इसमें 2 वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना करके एक की न्यूनता अथवा अधिकता बतलाई जाती है। जैसे गगन मयंक से अधिक वीर है, गौरी नेहा से अधिक सुंदर है। तो यहाँ पे मयंक और गगन के बीच तुलना की जा रही है। इसमें एक कम है तो एक ज्यादा, यानी कि एक न्यूनता है तो एक अधिक है। तो इसलिए ये क्या है, हमारे उत्तरावस्था। अब अगला है उत्तमावस्था। इसमें 2 से अधिक की तुलना की जाती है। उनमें एक की दूसरी सब वस्तुओं या व्यक्तियों से न्यूनता का अधिकता बताई जाती है। जैसे गगन सबसे वीर है, गौरी कक्षा में सुंदरतम है। तो यहाँ पे किसी एक से नहीं, यहाँ पे 2 से अधिक, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से इसकी तुलना हो रही है। तो ये क्या है, हमारे उत्तमावस्था। अब विशेषण की अवस्थाओं के रूप। अधिक और सबसे अधिक शब्दों का प्रयोग कर उत्तमावस्था और उत्तमावस्था के रूप बनाए जा सकते हैं। जैसे ऊंचा का अधिक ऊंचा, फिर उत्तमावस्था में सबसे ऊंचा, मोटा का अधिक मोटा, सबसे मोटा, छोटा का थोड़ा छोटा, सबसे छोटा, चतुर का अधिक चतुर, सबसे चतुर। तो संस्कृत के शब्दों के साथ तर या तम प्रत्यय लगाकर उत्तरावस्था तथा उत्तमावस्था के रूप बनाए जा सकते हैं। जैसे लघु का लघुतर, लघुतम, उच्च का उच्चतर, उच्चतम, श्रेष्ठ का श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। इसी के साथ आप भी और उदाहरण देखकर समझ सकते हैं। अब अगला है हमारा विशेषण की रचना। कुछ शब्द मूल रूप से विशेषण होते हैं। कुछ विशेषण शब्दों की रचना निम्नलिखित शब्दों से की जाती है। जैसे संज्ञा से विशेषण बनाना। किस प्रकार से संज्ञा के शब्दों से विशेषण बनाया जाता है। धन का धनी, जापान का जापानी, रोग का रोगी और भारत का भारतीय। इसी के साथ आप और भी उदाहरण यहाँ देख सकते हैं। अब अगला है हमारा सर्वनाम शब्दों से विशेषण बनाना। यह का ऐसा, वह का वैसा, मैं का मुझसा या मेरा, जो का जैसा। अब अगला है क्रिया शब्दों से विशेषण बनाना। पढ़ना से पठित, लिखना से लिखित, कहना से कथित, बत से पतित। अव्यय शब्दों से विशेषण बनाना। भीतर से भीतरी, बाहर से बाहरी, ऊपर से ऊपरी, आगे से अगला। इसी के साथ बच्चों आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार।